नमस्कार सर्व शिक्षक मित्रांनो, विद्यार्थी मित्रांनो, सभी टीचर गणों को मेरा नमस्कार। सीटीईटी के अध्ययन में और अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र इस विषय की तासिका में हम आज की पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत भाग 1 पर कार्य करने वाले हैं। उनके बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, एक 14 वर्षीय छात्रा रीता एक ऐसी वैज्ञानिक समस्या पर काम कर रही है जहां उसे कई चर को नियंत्रित करना है और संभावित परिणामों के बारे में परिकल्पनाएं बनानी है। वह अमूर्त तर्क का उपयोग करती है और यदि तो स्थितियों पर विचार करती है। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार रीता वर्तमान में किस अवस्था में है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर जो वर्णन किया गया है उसके हिसाब से वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है। यह अवस्था 11 वर्ष के बाद शुरू होती है, जहाँ किशोर अमूर्त चिंतन, परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क और चरों के व्यवस्थित हेरफेर में सक्षम होते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 2 की तरफ। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार का संबंध किस प्रकार विकसित होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पर्याय क्रमांक डी देखिए, भाषा और विचार स्वतंत्र रूप से शुरू होते हैं और बाद में विलीन हो जाते हैं। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा और विचार पहले अलग होते हैं, लेकिन लगभग 3 वर्ष की आयु में वे आपस में जुड़ जाते हैं और भाषा विचार का उपकरण बन जाती है। भाषा विचार का उपकरण बन जाती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में एक व्यक्ति जो यह तर्क देता है कि कानूनों को बदलना चाहिए यदि वे मानव अधिकारों और न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो, वह किस स्तर पर है? तो वह उत्तर पारंपरिक स्तर पर है। हमें ये समझ लेना चाहिए। इस स्तर पर व्यक्ति सामाजिक नियमों से ऊपर उठकर सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों और व्यक्तिगत अंतरात्मा के आधार पर न्याय का निर्णय लेता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 4 की तरफ। पियाजे के अनुसार जब एक बच्चा नई जानकारी को अपने मौजूदा स्कीमा में फिट करने के लिए संशोधित करता है तो वह इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर आत्मसातीकरण वह प्रक्रिया है जहाँ नई जानकारी को बिना स्कीमा बदले मौजूदा ज्ञान संरचना में समाहित किया जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 5 की तरफ। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सहयोगी शिक्षण और पारस्परिक शिक्षण का उपयोग करती है। वह छात्रों को एक दूसरे की मदद करने और चर्चा के माध्यम से अर्थ निकालने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह दृष्टिकोण किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत पर आधारित है। पर्याय क्रमांक ए, क्योंकि वाइगोत्स्की ने अधिक जानकार अन्य एमकेओ और समीपस्थ विकास के क्षेत्र के माध्यम से सामाजिक संपर्क को सीखने का आधार माना है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 6 की तरफ। पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक प्रमुख विशेषता विकेंद्रीकरण है। इसका क्या मतलब होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। अब विकेंद्रीकरण वह क्षमता है जिसमें बच्चा किसी समस्या के केवल एक ही पहलू, जैसे ऊंचाई के बजाय कई पहलुओं जैसे ऊंचाई, चौड़ाई पर विचार करता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे विकेंद्रीकरण कहा जाता है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी जो है वहाँ पर दिया है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है पर्याय क्रमांक डी। चलो आगे बढ़ते हैं सवाल 7 की तरफ। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्कैफोल्डिंग या पाड़ का सही उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पर आपके सामने चारों पर्याय दिए हैं। सी पर्याय की तरफ देखिए, छात्र के अटकने पर उसे संकेत देना और आधे अधूरे समाधान प्रदान करना, इसे ही स्कैफोल्डिंग कहा जाता है, क्योंकि स्कैफोल्डिंग वह अस्थायी
सहायता है जो एक शिक्षक छात्र को तब प्रदान करता है जब तक वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम न हो जाए। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 8 की तरफ। कोहलबर्ग के किस चरण में नैतिक निर्णय अच्छे लड़के अच्छी लड़कियां अभिविन्यास पर आधारित होते हैं? तो यह जो अभिविन्यास है पारंपरिक स्तर 3 में होते हैं, चरण 3 में। इस चरण में बच्चा दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने और सामाजिक प्रशंसा प्राप्त करने के लिए नियमों का पालन करता है। इसे ही हम पारंपरिक स्तर कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक ए पारंपरिक स्तर इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 9 की तरफ। पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब मौजूदा स्कीमा और नए अनुभव के बीच असंतुलन पैदा होता है। पर्याय क्रमांक सी। जब नई जानकारी पुरानी समझ से मेल नहीं खाती तो असाम्य पैदा होता है जो बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सवाल 10 की तरफ। वाइगोत्स्की ने निजी भाषण को किस रूप में देखा है? तो यहाँ पर वाइगोत्स्की ने निजी भाषण को स्वनियमन और संज्ञात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा है। यह जवाब है पर्याय क्रमांक डी में। तो आप देख सकते हैं पर्याय क्रमांक डी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं को निर्देशित करने और कठिन कार्यों को हल करने के लिए अपने आप से बात करते हैं, उसे ही प्राइवेट स्पीच या निजी भाषण कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 11 की तरफ। कोहलबर्ग के सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास वाले व्यक्ति का क्या मानना होता है? तो उसका क्या मानना होता है? कानून समाज के कल्याण के लिए बनाए गए लचीले साधन हैं जिन्हें जरूरत पड़ने पर बदला जा सकता है। क्योंकि चरण 5 में व्यक्ति का मानना है कि कानून लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और आपसी सहमति पर आधारित होने चाहिए और यदि वे जनहित में न हो तो उन्हें बदल देना चाहिए। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। पियाजे के अनुसार श्रेणीबद्ध वर्गीकरण करने की क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो यह अवस्था किस अवस्था में उत्पन्न होती है? तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में यह उत्पन्न होती है, विकसित होती है। इस अवस्था में बच्चे वस्तुओं को कई गुणों के आधार पर वर्गीकृत करने और उपश्रेणियों के संबंधों को समझने में सक्षम होते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल क्रमांक 13 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? क्या है प्राथमिक कारण? सबसे प्राथमिक कारण है सामाजिक संपर्क। पर्याय क्रमांक बी आप देख सकते हो। वाइगोत्स्की का दृढ़ विश्वास था कि विकास पहले सामाजिक स्तर पर होता है और फिर व्यक्तिगत स्तर पर होता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी सामाजिक संपर्क इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 14 की तरफ। कोहलबर्ग के सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत चरण की क्या विशेषता है? तो यहाँ पर 4 पर्याय आपके सामने दिए। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत वह है पर्याय क्रमांक ए, मानव गरिमा और न्याय के अमूर्त सिद्धांतों का पालन करना, चाहे वह कानून के विरुद्ध क्यों न हो, क्योंकि अंतिम चरण है यह, चरण 6। इसमें नैतिकता व्यक्तिगत अंतरात्मा और ऐसे सिद्धांतों पर आधारित होती है जो सार्वभौमिक रूप से सभी मनुष्यों पर लागू होते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सवाल 15 की तरफ। पियाजे के सिद्धांत में संक्रिया ऑपरेशन शब्द का क्या अर्थ है? अब यहाँ पर चारों पर्याय आपके सामने दिए हैं। पर्याय क्रमांक बी देखिए, मानसिक क्रियाएं जिन्हें उल्टा किया जा सकता है। पियाजे के अनुसार संक्रियाएं वे मानसिक गतिविधियां हैं जो तर्क पर आधारित होती है और जिन्हें मानसिक रूप से वापस मोड़ा जा सकता है। जैसे 2 + 3 = 5, वैसे 5 - 3 = 2। इस तरह से हम जब ऐसे हम कर सकते हैं तो उसे मानसिक क्रियाएं जिन्हें उल्टा किया जा सकता है, इसी को संक्रिया कहा जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 16 की तरफ।
वाइगोत्सकी के समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी की सीमाएं किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप पर्याय क्रमांक सी देखिए। जो बच्चा अकेले कर सकता है और जो वह सहायता से कर सकता है, उसके बीच का जो अंतर होता है उसे ही हम समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं। क्योंकि जेडपीडी वह क्षेत्र है जहाँ बच्चा किसी समस्या को स्वतंत्र रूप से हल नहीं कर सकता, लेकिन मार्गदर्शक के साथ कर सकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 17 की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है जिसे कैरल गिलिगन ने रेखांकित किया था? तो सबसे पहला पर्याय देखिए, आपके समझ में आएगा। तो यह वह नैतिक तर्क में सांस्कृतिक और लैंगिक, विशेषकर महिलाओं की देखभाल की नैतिकता की अनदेखी करता है। ऐसी आलोचना कैरल गिलिगन ने की थी। गिलिगन ने तर्क किया था कि कोहलबर्ग का सिद्धांत न्याय के अधिकार पर केंद्रित है, जबकि महिलाएं अक्सर देखभाल और संबंधों के आधार पर निर्णय लेती है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 18 की तरफ। पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो वस्तु स्थायित्व हासिल कर चुका है लेकिन अभी भी संरक्षण के कार्यों में विफल रहता है, वह किस अवस्था में है? वह अभी भी किस अवस्था में है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में है। पर्याय क्रमांक डी आप देख सकते हो। वस्तु स्थायित्व संवेदीगामक अवस्था में के अंत में आता है, जबकि संरक्षण की कमी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी वर्ष 2 से 7 वर्ष की बीच की मुख्य पहचान होती है। इसलिए पर्याय क्रमांक डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 19 की तरफ। वाइगोत्सकी के अनुसार सांस्कृतिक उपकरण का संज्ञात्मक विकास में क्या कार्य है? सांस्कृतिक उपकरण का क्या कार्य है? तो पर्याय क्रमांक डी देखिए। वे बच्चे के मानसिक कार्यों को आकार देते हैं और मध्यस्थता करते हैं। मानचित्र, भाषा, लेखन और तकनीक जैसे उपकरण बच्चे की सोच के तरीके को बदलते हैं और उसे दुनिया को समझने में मदद करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी है। पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 20 की तरफ। कोहलबर्ग के दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास में बच्चा नियमों का पालन क्यों करता है? तो डर के मारे करता है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक डी देखिए। दंड से बचने के लिए और सत्ता के प्रति सम्मान दिखाने के लिए। तो यहाँ पर चरण 1 में नैतिकता पूरी तरह बाहरी परिणामों पर आधारित होती है। यदि कोई कार्य दंडित किया जाता है तो वह गलत है। तो इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं सवाल 21 की तरफ। पियाजे के अनुसार परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क का क्या अर्थ है? तो यहाँ पर परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क का क्या अर्थ है? तो सवाल जो है यहाँ पर दिया है उसके 4 पर्याय भी दिए हैं। तो पहला पर्याय देखिए, सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालना और व्यवस्थित रूप से संभावनाओं का परीक्षण करना। यह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की एक क्षमता है जहाँ बच्चा क्या होगा यदि जैसी स्थितियों पर वैज्ञानिक ढंग से विचार करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 22। वाइगोत्सकी के सिद्धांत में आंतरिकीकरण की क्या प्रक्रिया है? तो यहाँ पर आंतरिकीकरण जो होता है, पर्याय क्रमांक सी देखिए, सामाजिक गतिविधियों और बातचीत को मानसिक प्रक्रियाओं में बदलना। बच्चा पहले दूसरों के साथ मिलकर कुछ करता है और फिर धीरे धीरे वह कौशल उसकी अपनी मानसिक क्षमता बन जाता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की तरफ। कोहलबर्ग के चरण 4 कानून और व्यवस्था और चरण 5 सामाजिक अनुबंध के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो आप देख सकते हो, पहला ही पर्याय देखो, चरण 4 नियमों को अटल मानता है, जबकि चरण 5 नियमों को लोकतांत्रिक ढंग से परिवर्तनीय मानता है। चरण 4 में सामाजिक स्थिरता के लिए नियमों का पालन अनिवार्य होता है और चरण 5 में व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक लाभ के लिए नियमों के संशोधन पर जोर दिया जाता है, उनमें बदलाव भी किया जा सकता है। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं सवाल 24 की तरफ।
पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ विकसित होने के लिए बच्चों को किस मानसिक क्रिया की आवश्यकता होती है? किस सामाजिक क्रिया की आवश्यकता होती है? प्रतिवर्ती चिंतन और विलोमशीलता की आवश्यकता होती है, जो पर्याय क्रमांक डी में दी गई है। तो आप देख सकते हो, संरक्षण को समझने के लिए बच्चा यह सोचने में सक्षम होना चाहिए कि यदि पानी को वापस पुराने बर्तन में डाला जाए तो वह उतना ही रहेगा। यह समझ उसमें आनी चाहिए। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 25 की तरफ। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के सीखने में खेल की क्या भूमिका होती है? तो बच्चों के सीखने में खेल की भूमिका पर्याय क्रमांक बी देखिए, खेल बच्चे के लिए एक समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनता है जहां वह अपनी सामान्य क्षमता से ऊपर कार्य करता है, क्योंकि खेल के दौरान बच्चे अपनी भूमिकाओं और नियमों के माध्यम से खुद को नियंत्रित करना सीखते हैं और जटिल मानसिक कार्यों का अभ्यास करते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक जो बी है इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं सवाल 26 की तरफ। कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिक दुविधा का उपयोग क्यों किया जाता है? नैतिक दुविधा का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि व्यक्ति के नैतिक तर्क की गहराई और उसके पीछे के कारणों को जानने के लिए। पर्याय क्रमांक सी। कोहलबर्ग के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि व्यक्ति क्या उत्तर देता है, बल्कि यह कि उस उत्तर तक पहुंचने के लिए वह क्या तर्क देता है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 27 की तरफ। पियाजे के अनुसार अहम केंद्रवाद का अर्थ है कि बच्चा, देखो आप पर्याय क्रमांक यह नहीं समझ पाता कि दूसरों के दृष्टिकोण या विचार उसके अपने विचारों से भिन्न हो सकते हैं। बच्चा यह मानता है कि पूरी दुनिया वैसी ही दिखती है और महसूस करती है जैसा वह देखता है और महसूस करता है। इसे ही अहम केंद्रवाद कहते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक ए इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ। वाइगोत्स्की और पियाजे के बीच सीखने और विकास के संबंधों को लेकर क्या मुख्य मतभेद है? अब वाइगोत्स्की का मानना है और पियाजे का क्या मानना है हम देखेंगे। पर्याय क्रमांक सी की तरफ देखिए। पियाजे का मानना है कि विकास सीखने से पहले होता है और वाइगोत्स्की का मानना है कि सीखना विकास को गति देता है। वाइगोत्स्की क्या करते हैं? सीखने को विकास की गति बताते हैं, क्योंकि सीखना विकास की गति को बढ़ाता है। लेकिन पियाजे का मानना है विकास सीखने से पहले ही हो जाता है। तो यह उनमें फर्क है, तो यह मतभेद है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल 29 की तरफ। पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में प्रतीकात्मक चिंतन किस प्रकार भिन्न होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो पर्याय क्रमांक डी देखिए। पर्याय क्रमांक डी देखेंगे तो आपके समझ में आएगा। बच्चा अमूर्त प्रतीकों और चरों जैसे एक्स और वाई का उपयोग करके जटिल तर्क करने में सक्षम होता है, क्योंकि मूर्त अवस्था में प्रतीक केवल वास्तविक वस्तुओं के लिए होते हैं, लेकिन औपचारिक अवस्था में वे शुद्ध अमूर्त अवधारणाओं के लिए हो सकते हैं। इसलिए पर्याय क्रमांक डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के चरणों का अनुक्रम कैसा होता है? तो यहाँ पर पर्याय क्रमांक सी देखिए। यह सार्वभौमिक होता है और सभी संस्कृतियों में एक ही क्रम में होता है। कोहलबर्ग का दावा थी कि यदि नैतिकता के सामग्री में भिन्नता हो सकती है, यद्यपि नैतिकता की सामग्री अलग अलग हो सकती है, लेकिन तर्क के विकसित होने का क्रम सभी मनुष्यों के लिए एक समान है। इसलिए पर्याय क्रमांक सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह से हमारे जो पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की के सिद्धांत थे हमने देखे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए होंगे, और अगर समझ में आए हैं, तासिका अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और आने वाले वीडियो और पीछे की वीडियो पाने के लिए अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर, फिर से एक बार कहता हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को CTT परीक्षा के लिए शुभेच्छा देता हूँ और आपके अध्ययन के लिए शुभेच्छा देता हूँ, और यही रुकता हूँ। फिर मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।